एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम 17 सितंबर, 18 सितंबर और आज की डेट यानी 19 सितंबर, इन तीन डेट की हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड थी। और मैं बेहद माफ़ी चाहूँगा कि मैं पास्ट 2 दिनों की न्यूज़पेपर की डिटेल एनालिसिस अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल की वजह से जो सर्विस प्रोवाइडर थे जियो, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरनेट में इश्यूज चल रही थी, जिसकी वजह से इंटरनेट वर्क ही नहीं कर रही थी और मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो कोई इशू नहीं है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 17 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। तो तो सबसे पहले चीतास के बारे में एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई हुई थी कि अभी क्या स्टेटस है चीतास की, तो हम चीतास के बारे में देखेंगे। तो चीता आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में 1952 के बाद ये एक्सटिंक्ट हो गई थी। और इंडिया में कौन सी चीता से मिलती थी, तो एशियाटिक चीता से मिलती थी, राइट। तो अब ये एक्सटिंक्ट हो गई थी, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इसे दोबारा री इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में। अब ये कहाँ से लाई जा रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका और निम्बिया नामीबिया सॉरी से लाई जा रही है चीतास को। अब ये जो चीतास है जो वहाँ से लाई जा रही है, ये कौन सी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए अफ्रीकन चीतास है, एशियाटिक चीतास नहीं है। अभी दो ऐसी प्रपुर साइट्स हैं जहाँ पे कंसिडर की गई है, बहुत ही फ्लेवरफुल कंडीशन है चीतास के लिए। तो कुनू नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको याद रखनी होगी कि ये दोनों एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यही दो प्रपुर साइट हैं अभी के लिए। और अफ्रीकन चीतास की अगर बात की जाए तो इनकी स्टेटस है आईयूसीएन के हिसाब से वर्नरेबल। अब ये अफ्रीकन चीतास पूरी अक्रॉस अफ्रीका में मिलते हैं, आपको याद रखना होगा। अब एशियाटिक चीतास, दो टाइप की चीतास मिलते हैं वर्ल्ड में, अफ्रीकन और एशियाटिक। एशियाटिक जो चीता है इसके बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया है। और इनकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और आपको याद रखनी है ये सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिलते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं पाई जाती है ये। इसीलिए इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया में एशियाटिक चीताज ही मिलते थे, अफ्रीकन चीताज नहीं मिलते थे। ये एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 के बाद से। तो इसलिए अब एशियाटिक चीताज तो बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और सिर्फ ईरान वाली एरिया में भी मिल रही है, ईरान कंट्री में मिल रही है। तो इसे हम वहाँ से री इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हमने अफ्रीकन चीताज को यहाँ पे री इंट्रोड्यूस किया है। और ये बहुत बार मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि कुछ हाल फिलहाल में डेथ भी हो गई थी सेवेंथ या नाइन्थ जो चीता है उनकी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई है जहाँ G20 की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कि G20 कंट्री में से इंडिया पहली ऐसी कंट्री होगी जो पेरिस क्लाइमेट गोल्स की जो जो टारगेट्स थे उसे फुलफिल करेंगी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, G20, उसे हम देखेंगे। तो G20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही कोई ये बॉडी है, फोरम है। जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं 9 सॉवरन कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, राइट। और इंडिया वगैरह ये सब भी हैं। तो काम क्या करती है, तो जो भी ग्लोबल इकोनॉमी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की जाए या क्लाइमेट चेंज की बात की जाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ों पे G20 ग्रुप वर्क करती है, ठीक है। अब G20 में आपको याद रखना है कि मोस्टली इसमें वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं कवर्ड इस ग्रुप में। और उनके फाइनेंस मिनिस्टर जिसमें कवर्ड रहते हैं, राइट। चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना है, जो यूपीएससी हमसे डायरेक्टली फैक्ट्स में चेंजेस करके पूछ सकती है। तो 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट को ये कवर करती है बॉडी, सॉरी ये फोरम जो है G20। 75% इंटरनेशनल ट्रेड इसके अंदर कवर हो जाती है। 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड की लैंड एरिया। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें पता होना चाहिए, आपसे यूपीएससी पूछ सकती है, आपको याद रखना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब G20 को फाउंड कब किया गया था, तो 1999 में, जब वर्ल्ड में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी तब। अब G20 लेटेस्ट सीरीज है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितनी भी बॉडी जो बनी थी, इनिशिएटिव्स ली गई थी उसकी। और 18 समिट आपको पता होना चाहिए G20 की कहाँ कंडक्ट हुई है, तो इंडिया में हुई है, न्यू दिल्ली में, सितंबर 9 से लेकर 10 तक 2023 में। यूपीएससी ने 24 में G20 पे नहीं पूछा, चांसेस है इस बार पूछ सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब हम आपको याद रखनी होगी कि G20, जैसा कि आपको मैंने बताया कि G20 ये एक फोरम है। तो फोरम है तो इसकी कोई परमानेंट
सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स नहीं रहेगी, आपको याद रखना है, क्योंकि G20 आपसे, यूपीएससी आपसे G20 के बारे में पूछ सकती है या स्टेटमेंट वहाँ दे सकती है कि इसकी परमानेंट या सेक्रेटेरिएट पर्टिकुलर इस कंट्री में है, वैसे आपको ट्रिक किया जा सकता है, तो याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर निपा के बारे में आई हुई है कि 126 प्राइमरी जो कॉन्टैक्ट्स थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया। वैसे निपा के बारे में मैंने डिटेल वीडियो इसकी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो यहाँ हम उसे डिस्कस करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आई बटन में इसकी लिंक है, या तो इस वीडियो को आप एंड करके उसे देख लें, या सेपरेटली आप प्लेलिस्ट में इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में है वीडियो अपलोडेड, वहाँ पे आप इसे देख लें, ठीक है। वैसे डिटेल में है, यहाँ टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी वीडियो रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में आई हुई है कि डिमोरलाइज नहीं करनी हमें इलेक्शन कमीशन को, ये पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ये पर्टिकुलर डिटेल्स हमें देखने को मिली। अब हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी ने रिज़ाइन कर दिया हुआ है, राइट। तो कुछ इसी की वजह से ये पर्टिकुलर आर्टिकल थी। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, तो परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब क्यों लाई गई थी इसे, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन कंट्री में हो सके। अब इलेक्शन कमीशन आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जो भी कंसर्न रहती हैं इलेक्शन से लेके उस पर ये डील करती है। अब इलेक्शन कमीशन कंसर्न नहीं रखती है इलेक्शन ऑफ पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, आपको याद रखनी है ये। कौन तो कंसर्न रखती है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से है जो कंसर्न है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की इलेक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखनी है आपको। अब 1950 से लेके 1989 तक आपको याद रखनी है कि ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, क्योंकि अब ये सिंगल है जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी, ठीक है। तो इसीलिए ये 1989 के बाद प्रेसिडेंट ने इसमें दो और इलेक्शन कमीशन को ऐड कर दिया। तो 1989 के बाद आपको याद रखनी है ये 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसमें दो और अदर इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते हैं। आपको याद रखनी है 1989 के बाद पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी 1989 से पहले, बाद में 1989 के बाद ये 3 मेंबर बॉडी बन गई। फिर दोबारा से क्या हुआ कि ये सिंगल मेंबर बॉडी बन गई, फिर एक बार और चेंजेस हुई, फिर ये दोबारा 3 मेंबर बॉडी बन गई। तो कहने का ये मतलब कि इसमें चेंजेस हुई हैं, पर अभी फिलहाल के लिए ये 19 आप कह सकते हैं इसे कि ये 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है, 3 मेंबर ही बॉडी है, आपको याद रखना है। अब इलेक्शन कमीशन फंक्शन करते हैं एज अ मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है, जिसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। अब सैलरी वगैरह अगर बात की जाए पावर्स में, सैलरी में या अलाउंसेस में, ये तीनों की सेम है। और किससे सिमिलर है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उससे सिमिलर है, आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अब ये 6 ईयर के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं या एज ऑफ 65, दोनों में से जो अर्लियर होगी तब तक ये ऑफिस को होल्ड करेंगे। और इनको रिमूव अगर करना हो, अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना हो या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इसमें दो, उन्हें अगर रिमूव करना होगा तो कैसे की जाएगी, कैसे पैरामीटर्स पे होगी, तो जैसे सेम जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है उसी मैनर में उसी ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमिश्नर्स को भी रिमूव किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको याद रखना है कि कोई सी भी इनकी क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं किया है, लीगल तौर पे या एजुकेशनल तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल कैसे भी टाइप में कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे प्रिस्क्राइब नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन हो या उनके मेंबर्स हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ तक कि स्पेसिफाइड भी नहीं किया है कि कितने टर्म के लिए ये मेंबर्स रहने चाहिए। हालांकि हमने देखा कि 6 से 65 है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी मेंशन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें डिबार्ड भी नहीं किया गया, यानी रोका भी नहीं किया। अगर वो फर्दर अपॉइंटमेंट अगर लेना चाहते हैं कोई दूसरी ऑफिस गवर्नमेंटल ऑफिस में, तो उसे भी ये होल्ड कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि उन्हें असिस्ट कौन करते हैं, तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। अब ये कहाँ से लिए जाते हैं, तो सिविल सर्विसेज से लिए जाते हैं, ठीक है। और स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करता है, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके, आपको याद रखनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर को कौन करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है, आपको याद रखनी होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहां आपको पता होगा कि अभी इसराइल में
हमास के द्वारा भी अटैक किया जा रहा है और लेबनान कंट्री के द्वारा वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है हिजबुल्ला उनको द्वारा भी इस अटैक किया जा रहा है। और यमन की जो हाउती रिबिलियंस है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो भी इसराइल पे भी अटैक कर रहे हैं। इसलिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई हुई है हिजबुल्ला के बारे में। हिजबुल्ला आपको याद रखनी है कि लेबनान कंट्री की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ठीक है। आगे इसकी एक दो और आई हुई है न्यूज़, वहाँ हम इसे देख लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 18 सितंबर की। अब हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर है। सबसे पहले ये आर्टिकल है जहाँ पे आईएलओ की एक जो रिपोर्ट आई है, जहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हमें देखने को मिली कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे डिस्पैरिटी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, या अच्छे से जो भी आईएलओ के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो यहाँ इंडिया में फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। इसी की वजह से ये बहुत बड़ी आर्टिकल आई थी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये रिपोर्ट और आईएलओ, उसके बारे में देखेंगे। तो याद रखनी है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ होती है। क्योंकि यूपीएससी हर साल इंडेक्स हो, आउटलुक हो, रिपोर्ट्स हो, ये पूछती है, राइट। हालांकि 2024 में नहीं पूछा, चांसेस है 25th में पूछे आपसे। और ये बहुत ज़्यादा अब तक न्यूज़ में आ चुकी है ये वाली आउटलुक, तो याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है, याद रखनी है। काम क्या करती है, तो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। कैसे करती है, तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करके। फाउंड कब हुई है, तो 1919 में हुई है, लीग ऑफ नेशंस के अंदर। और ये सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, याद रखनी है आपको। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और 1969 में इसे नोबल पीस प्राइज भी इसे मिली थी, ठीक है। अब इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है, आपको याद रखनी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अब बढ़ते हैं आगे। अब 8 कोर कन्वेंशंस हैं आईएलओ की, जिसमें से इंडिया ने 6 साइन किया है, पर 2 साइन नहीं किया है। अगर डिटेल आप तीन देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है, या तो आउटलुक के बारे में पूछ ले, या तो बॉडी के बारे में पूछ ले, या तो ये कन्वेंशन के बारे में पूछ ले। थोड़ी टफ करनी होगी तो कन्वेंशन के बारे में पूछेगी आपसे कि कौन कौन से कन्वेंशन साइंड है, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो कौन से साइंड है, तो फोर्स लेबर कन्वेंशन, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इक्वल रिमुनरेटिव रिमुनरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। अब इंडिया ने कौन सी दो कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, ठीक है। राइट टू ऑर्गेनाइज करके आप याद रख सकते हैं, या एसोसिएशन। दूसरी, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन। तो एक बार्गेनिंग, और आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज या एसोसिएशन, ऐसे ऐसे करके इसे कीवर्ड के द्वारा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में ये है कि अभी एडिशनल सपोर्ट मिली है बांग्लादेश को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश में कितनी सारी अभी क्राइसिस चल रही है, राइट। तो इसलिए तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन या ग्रांट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, चाहे वो मिडिल इनकम कंट्रीज हो, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज हो, उन्हें भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि वो प्रोजेक्ट या रिकवरी वगैरह कर सके। इसलिए ये पर्टिकुलर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आप समझ ही सकते हैं ये क्या काम करती होगी। अब वर्ल्ड बैंक को ये कैसे नेम मिली है, तो दो ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको मर्ज करके वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आ सकती है। ये पांच ऐसी बॉडी है जिसमें से दो बॉडी को मर्ज करके हम वर्ल्ड बैंक उसको कह सकते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुई है, तो 1944 में हुई थी, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के साथ ही ये इस्टेब्लिश हुई थी। और सबसे पहले इस वर्ल्ड बैंक ने किस कंट्री को लोन प्रोवाइड किया, तो फ्रांस को प्रोवाइड किया 1947 में। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यूपीएससी यहाँ लिख सकती है कि इंडिया को ही प्रोवाइड किया था, ऐसे बेकार स्टेटमेंट देती है यूपीएससी, इसलिए वेग स्टेटमेंट रहती हैं, तो हमें याद रखना होगा। अब इस्टेब्लिश 1944 में हुई, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। अब वर्ल्ड बैंक की ग्रुप में कौन कौन है, तो उसे हम देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये पांच हैं। टफ करनी हुई क्वेश्चन तो ये पूछ लेगी कि कौन कौन से पार्ट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। तो याद रखनी है आपको, या तो एक स्टेटमेंट एज अ जनरल स्टेटमेंट भी आ सकती है। आप एक बार चाहें तो गूगल करके वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट या आउटलुक पब्लिश करती है, एक बार गूगल ज़रूर करें, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप एक बार क्यूरोसिटी अपनी बढ़ाएं और एक बार चेक ज़रूर करें। बढ़ते हैं आगे।
अब वर्ल्ड बैंक तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं आईएमएफ के द्वारा ये इस्टेब्लिश हुई थी। और प्रेसिडेंट जो भी वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो जनरली ट्रेडिशनली अब अमेरिकन ही इसमें हैं, पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे 2019 में बुल्गारिया की कंट्री के द्वारा ये एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क किया। ठीक है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों वॉशिंगटन डीसी में है। ये अलग से मैंने आपके लिए ऐड किया है, आपको याद रखनी है, जो क्लोजली एक दूसरे से वर्क करती है। बढ़ते हैं आगे। ये टाइफून्स के बारे में है, और टाइफून्स मतलब क्या, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स के बारे में डिटेल्स में मैंने समझाया आपको डिटेल में, राइट। तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में है, आई बटन में भी यहाँ आपके लिए अटैच कर दे रहा हूँ, आप इसे एंड होने के बाद देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन्स यूपीएससी पूछती है, स्टैटिक पार्ट है ज्योग्राफी में, और दो तीन बार न्यूज़ में ये कवर्ड है, और हर साल ही रहेगी, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हर ईयर 8 to 9 टाइम्स इंडियन ओशन में आती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये बहुत बड़ी एक आर्टिकल आई है, टेलीस्कोप के बारे में आई है। ठीक है, अब ज़्यादा हमें रॉकेट साइंस तो करनी नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बहुत डिटेल में तो घुसनी नहीं है। ये जितनी भी ऊपर इमेज आप देख पा रहे हैं ये टेलीस्कोप की, इनकी लोकेशन बस आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपसे यूपीएससी चाहे तो पूछ सकती है, उससे ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ करनी होगी तो टेलीस्कोप की जो फंक्शन है उसके बारे में आपसे पूछेगी। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता उतनी डिटेल में जाएगी यूपीएससी। अब इमेज बहुत डिटेल में कवर्ड है, इसलिए हम इसे देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। तो वेरी लार्ज टेलीस्कोप, ये अटकामा डेजर्ट नॉर्थ चिली में है। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, ये भी अटकामा डेजर्ट चिली में है। किक टेलीस्कोप, हवाई। थर्ड मीटर टेलीस्कोप, हवाई। जाइंट टेलीस्कोप कैनरीज, ला पाल्मा, अंटार्कटिक ओशन में है ये। ठीक है, सुब्रू टेलीस्कोप, वाई, साउथ अफ्रीका, लार्ज टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका में है। न्यू टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप अटकामा डेजर्ट चिली में है। जाइंट मैगलिन टेलीस्कोप अटकामा डेजर्ट चिली में है। और लार्ज सिनोप्टिक टेलीस्कोप ये भी चिली में है। तो आप देख सकते हैं एक ओवरऑल कि मोस्टली जो टेलीस्कोप्स हैं वो चिली में है। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है, इसलिए आपको ये पता रखना होगा। तो आपसे या तो ऐसे यूपीएससी पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी टेलीस्कोप है जो चिली कंट्री में लोकेटेड है, क्योंकि बहुत सारी चिली में है, राइट। तो ऐसे आपसे तीन चिली वाली ले ले और एक दो यहाँ हवाई वाली ऐड कर दे, हवाई वाली ऐड कर दे वहाँ पे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप नहीं पूछेगी, क्योंकि नाम से ये हम समझ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में है, राइट। पर हवाई वाली वहाँ पे आपसे ऐड करके पूछ सकती है, इसलिए याद रखनी है, और बहुत डिटेल में, बहुत बड़ी आर्टिकल में क्या बताऊँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये दो ऐसी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात हुई है, डेमचौक और दीपचैंग। यहाँ से 2 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल में यही थी कि डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पा रही है इंडिया चाइना के बीच में। तो अभी ब्रिक की समिट होने वाली है, तो वहाँ में भी दोनों कंट्री इस पर्टिकुलर जो फ्रिक्शन पॉइंट है इसके बारे में बात करें और इस पे रेजोल्यूशन निकाले। तो यही पर्टिकुलर आर्टिकल है। हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है, या जियो पॉलिटिकल ब्लॉक पी से आप कह सकते हैं। काम क्या करते हैं, तो एनुअली ये मिलते हैं एक दूसरे से और कोऑर्डिनेट करते हैं मल्टीलैटरल पॉलिसीज़ पे। कौन कौन मेंबर हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब हमें पता होना चाहिए कि इतने सारे मेंबर्स तो हैं, पर फाउंडिंग कंट्रीज कौन हैं। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, चार ही हैं, याद रखनी है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। और साउथ अफ्रीका ने एक ईयर बाद, 1 ईयर लेटर, ब्रिक्स ब्लॉक को ज्वाइन किया था, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट समिट कब हुई थी, तो यह कैटरनीबर्ग 2009 में, और 2010 में साउथ अफ्रीका कंट्री ने ज्वाइन किया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये ब्रिक्स क्यों है, क्योंकि 2024 में ही ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन चार कंट्री ने ब्रिक ब्लॉक को ज्वाइन किया। ठीक है, तीन क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है अगर मेंबर्स पे बात की जाए। एक तो ओवरऑल पूछ ले कि कौन कौन मेंबर्स हैं, एक फाउंडिंग मेंबर्स पूछ ले आपसे, ठीक है, या आपसे पूछ ले कि रिसेंटली कौन कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है, ठीक है, या कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने इंटरमीडिएटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, ऐसी भी क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे और डिटेल्स देखेंगे, इसमें कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो 30% वर्ल्ड की लैंड सरफेस को कवर करती है ब्रिक्स की मेंबर्स, 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को।
ब्रिक्स की टर्म 2001 में एक पब्लिकेशन आई थी, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमीज ब्रिक्स, बाय जिम मोनेली, इनके द्वारा ये लाई गई थी ब्रिक्स की टर्म। याद रखनी है, कोई कंट्री ने इसे नहीं दिया है। और 2013 में फिफ्थ ब्रिक्स समिट जो डरबन में हुई थी, वहाँ कंट्री मेंबर्स ने सोचा कि ग्लोबल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐसे क्रिएट की जाएगी जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो सिमिलरली वर्क करेगी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड है ज़्यादा। अब ये इसे एडिशनली देख लेते हैं हम। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप की गई 2014 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शंघाई, चाइना में। आपको याद रखनी है कि इंडिया के द्वारा ही ब्रिक्स की ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी आइडिया लाई गई थी फोर्थ ब्रिक्स समिट 2012 में, ठीक है। और ब्रिक्स की अभी जो समिट होने वाली है इस ईयर की, आपको याद रखनी है 2024 कजान, रशिया में होगी। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि इसकी समिट कहाँ हेल्ड हुई है, क्योंकि इस ईयर होगी और हमारी प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर 2025 में होगी, राइट, इसलिए इंपॉर्टेंट है यह। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब ये एक आर्टिकल आई है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे सोच रहे हैं कि क्वाड समिट से पहले यूक्रेन और गाज़ा की जो इश्यूज चल रही हैं, यूक्रेन और इसराइल की, इसके साथ, इसके लिए थोड़ी सी यूएस के साथ डिस्कशन की जाए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन नहीं, क्वाड, उससे देखेंगे। अब कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड भी कही जाती है, ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। आपको याद रखनी है, ये फोरम नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये डायलॉग है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री के बीच में डायलॉग है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, चार ही कंट्री हैं, अच्छे से याद रखनी है आपको। अब ये पहले बार ये डायलॉग को इनिशिएट 2007 में किया गया जापान के द्वारा। और 2017 में आसियान की जो समिट हुई मनीला में, वहाँ ये चारों कंट्री ने, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ने सोचा कि दोबारा इसे हम रिवाइज करें, यानी दोबारा इसे हम लाएं, इस बॉडी को एक्टिव बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि आपको पता होगा चाइना की बहुत ज़्यादा ही मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है अभी इंडो पैसिफिक रीजन में, राइट, कुछ ज़्यादा ही दबदबा उनका उस रीजन में देखा जा रहा है, इसलिए इसे दोबारा रिवाइव कर दिया गया। और आपको पता ही है कि अम, जो यूएस है और चाइना की नहीं पड़ती है, इंडिया चाइना की नहीं पड़ती, राइट, यहाँ तक कि जापान और चाइना की भी नहीं पड़ती है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ डिस्प्यूट्स उनके बीच में है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट थी इसे रिवाइव करना। आपको याद रखना है 2007 में इनिशिएट हुई, पर कुछ समय पीरियड क्या 10 ईयर के लिए ये इनएक्टिव थी, बाद में 2017 के बाद इसे एक्टिव किया गया। और चाइना भी, फिलीपींस चाइना या जापान चाइना, ये कन्फ्लिक्ट के वगैरह, ये कन्फ्लिक्ट्स के वजह से ये बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। ये डब्ल्यू की पे एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। उन्होंने बताया कि अभी इन्फ्लेशन स्लो चल रही है 1.31% से, ठीक है। तो WPI CPI दोनों को हम देख लेंगे साथ में। WPI के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है टू स्टेटमेंट में, ठीक है। अब दोबारा न्यूज़ में आ गई है, CPI तो थी ही, अब WPI भी साथ साथ में है, तो इसे भी देख लेंगे। तो WPI की फुल फॉर्म क्या है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। पब्लिश कौन करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, याद रखनी है। और ये मोस्ट वाइडली इन्फ्लेशन को इंडिकेट करती है इंडिया में, याद रखनी है। क्रिटिसिज्म क्या है पर्टिकुलर इसकी? कि ये जनरल पब्लिक कोई सी भी ऐसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उस पे ये फोकस नहीं करके ये होलसेल प्राइस पे करती है। तो आपको पता होगा होलसेल प्राइस में हम एज ए इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं परचेस करते, राइट, क्योंकि हमें शॉप वगैरह दुकान थोड़ी खोलनी है या फैक्ट्री थोड़ी लगानी है, राइट। हम तो ये सिंगल पीसेस पे परचेस करेंगे या 2-3 पीसेस परचेस करते, राइट। तो क्योंकि ये डिटेल हमें जानकारी नहीं दे पा रही थी, इसीलिए आरबीआई ने सीपीआई को लाई, ठीक है। इसके बाद तो बेस ईयर याद रखनी है। ऑल इंडिया WPI की क्या है? तो 2011 है, जो रिवाइज हुई थी 2017 में। कुछ और डिटेल्स देखेंगे, तो वेटेज देख लें। तो ये वेटेज है, तो इसमें चार हैं इसके अंदर कैटेगरी, आप देख सकते हैं WPI के अंदर। प्राइमरी आर्टिकल, फूड, सॉरी, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और फूड इंडेक्स, ठीक है। अब सबसे लार्जेस्ट किसकी है, सबसे कम किसकी है, वो हम देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सबसे लार्जेस्ट है, उसके बाद फूड इंडेक्स, उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल, फिर उसके बाद फ्यूल एंड पावर। वेटेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट में आ सकती है, आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की वेटेज है और सबसे कम फ्यूल एंड पावर की। अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखेंगे, CPI। तो ये प्राइस इंडेक्स है जो वेटेज बताती है मार्केट की, जो बास्केट है जो पर्टिकुलर कंज्यूमर परचेस करते हैं गुड्स और सर्विसेज में, ठीक है। WPI में याद रखना है सिर्फ और सिर्फ गुड्स है,
सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों है। अब चार टाइप की सीपीआई रिलीज होती है: इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, रूरल लेबरर्स के लिए और रूरल अर्बन कंबाइंड। ठीक है, तो पहली जो तीन है, यानी सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स और सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, ये तीनों किसके द्वारा रिलीज होती है? तो आप याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा ये रिलीज होती है। जबकि लास्ट वाली अर्बन और कंबाइंड ये रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। बेस ईयर क्या है? 2012। अब हम कंपैरिजन में देखेंगे तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा डब्ल्यूपीआई रिलीज होती है, जबकि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा सीपीआई। ये सिर्फ गुड्स को कवर करती है डब्ल्यूपीआई, जबकि सीपीआई गुड्स सर्विस दोनों को। ये फोकस करती है होलसेलर्स पे, जनरली डब्ल्यूपीआई नाम ही है होलसेल, राइट। और जबकि सीपीआई कंज्यूमर पे ये फोकस करती है, नाम ही है कंज्यूमर। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल ईयर को यूज़ करती है एज ए रेफरेंस, जबकि सीपीआई यूज़ करती है कैलेंडर ईयर, जो जनवरी से दिसंबर होती है। अब बेस ईयर क्या है डब्ल्यूपीआई की? तो याद रखनी है 2011, सीपीआई की 2012। अब ये क्यों लाई गई सीपीआई को? डिफरेंस यही थी या जनरल फैक्ट यही थी कि डब्ल्यूपीआई कवर करती है सिर्फ और सिर्फ गुड्स। दूसरी चीज़ क्या कि ये होलसेल्स वाली सेलर वाली चीज़ पे ही फोकस करती थी, जिसकी वजह से डिटेल नहीं मिल पा रही थी, अच्छी पिक्चर नहीं मिल पा रही थी इन्फ्लेशन की। इसीलिए आरबीआई के द्वारा सीपीआई को लाया गया। ठीक है, और 2014 के बाद से सीपीआई इम्प्लीमेंट हुई है शायद। ठीक है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन डेट नहीं पूछेगी आपसे, बेसिक डिफरेंस पूछेगी, या तो डब्ल्यूपीआई या तो सीपीआई। सीपीआई के बारे में नहीं पूछी है, डब्ल्यूपीआई के बारे में आ चुकी है क्वेश्चन, चांसेस है सीपीआई के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहां चाइना ने ट्रैक किया है यूनाइटेड स्टेट्स की एक एयरक्राफ्ट को, जो ताइवान स्टेट से होकर गुजर रही थी। तो अब ये कौन सी एयरक्राफ्ट है उसे देख लेंगे हम। तो P-8A एंटी सबमरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट, याद रखनी है, P-8A एंटी सबमरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स की है। यहाँ इमेज में हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है, एक्सरसाइज पूछ रही है, ठीक है, ओलंपिक्स के बारे में पूछ रही है, या बुक किसने लिखा है वो पूछ रही है, मिसाइल्स के बारे में पूछ रही है, सब वॉर जो सबमरीन है उसके बारे में पूछ रही है, तो चांसेस है ये भी आपसे पूछ रही है, और द हिंदू में है, कवर करनी ही है हमें। ठीक है, तो आपको याद रखना है P-8A एंटी सबमरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में ये आपसे पूछ सकती है। बढ़ते हैं आगे। अब ये एक आर्टिकल आई है जहाँ पे रापा नुई के बारे में बात की गई है, ये आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक आइलैंड के अंदर एक एरिया है, ठीक है, जो आर्टिकल में है, यहाँ पे कोशिश की जा रही है वहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा कि जीनोम को एडिट किया जाए और हमें हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज मिल पाए रापा नुई वाली एरिया में। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसी आपने देखी होगी कुछ मूवीज़, इंटरनेशनल मूवीज़ में आपने देखी होगी ये वाली पत्थर है, राइट, फेस वाली। तो ये ईस्टर आइलैंड के अंदर है, रापा नुई, आपको याद रखनी है। और ये है हालांकि साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ठीक है, पर ये किसकी टेरिटरी है? चिली की है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हालांकि अब इसके बारे में यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी कि रापा नुई क्या है। अगर पूछ लेगी तो आप बता सकते हैं, राइट, कि ये पर्टिकुलर एक आइलैंड के अंदर ये एक एरिया है। पर आपसे पूछेगी क्या यूपीएससी? तो ये आपसे पूछेगी माइक्रोनेशिया में कौन है, मेलिनेशिया में कौन है, या पॉलिनेशिया में कौन है। ठीक है, ये आपसे पूछेगी, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन वाली जो आइलैंड्स थी इसके बारे में न्यूज़ में भी थी, जो आपके साथ मैंने कुछ समय पहले डिस्कस किया हुआ था। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। 2024 में भी न्यूज़ में थी माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया की आइलैंड्स, तो हमें ये कवर करना होगा। तो माइक्रोनेशिया में हम देख लेते हैं कौन कौन सी आइलैंड्स हैं। तो पलाऊ आइलैंड्स, मरीना आइलैंड्स, कैरोलाइन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स और किरिबाती। अब मेलेनेशिया में कौन कौन है? तो न्यू गिनी है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर ये है बिस्मार्क, ये है सोलोमन आइलैंड्स, सेंटा क्रूज, वनातू, न्यू सेलेडोनिया, फिजी, फिजी। अब पॉलिनेशिया में देख लेते हैं हम, हवाई, तलावू, तोकालू, समोआ, कुक आइलैंड, फिर मार्किन्स आइलैंड, तोमाटू आइलैंड्स, ईस्टर आइलैंड्स। तो ये ईस्टर आइलैंड्स है, इसी पे आर्टिकल है, ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिनेशिया में है। और कैडमिक आइलैंड, फिर ऑस्ट्रेल आइलैंड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 19 सितंबर यानी आज की डेट की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे।
तो ये पर्टिकुलर एक इमेज आई हुई है, ठीक है। ये पुलिकली एक पर्टिकुलर टाइगर डांस है जो केरला में आ, होती है। तो इसी पे ये आई थी इमेज। तो बस इमेज ही अवेलेबल है, इसके बारे में थोड़ी सी हम देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टाइगर जैसे पूरी कॉस्ट्यूम, ये खुद को पेंट करते हैं, राइट। और चेस्ट में ये देख सकते हैं टाइगर की इमेज को पेंट करते हैं, और मास्क वगैरह टाइगर की ये वेयर करके, और इस डांस को ये कंडक्ट करते हैं। जनरली कब होती है, तो ओणम के द्वारा, ओणम जो पीरियड है उस टाइम ये ओकेजन पे होती है। तो याद रखनी है, ये टाइगर डांस है। ये फोक आर्ट है, यानी फोक डांस है, कहाँ की, केरला की है, ठीक है। तो ओणम वाली ओकेजन पे होती है। और टाइगर्स या लेपर्ड की जैसे ये खुद को पेंट करते हैं, परफॉर्म जो करते हैं इसके इंडिविजुअल्स, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप की एक और डांस है, टाइगर डांस, आपको याद रखना है, पुली वेशा। ये कर्नाटक की टाइगर डांस है, ठीक है। और इसमें मेल जनरली डांस करते हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी चेस्ट वगैरह पे टाइगर की इमेज नहीं रहती है जैसे कि पुली कली में है, राइट। इसमें तो नॉर्मली टाइगर ही जैसे पूरा खुद को पेंट कर लेते हैं। और दुर्गा पूजा वाली टाइम पे ही होती है, क्योंकि गॉडनेस दुर्गा को ऑनर करने के लिए नवरात्रि के टाइम पे ये होती है। और भी फोक डांस हैं। आपसे यूपीएससी पॉलिटी नहीं, सॉरी, आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछ सकती है कि कौन सी कंट्री की कहाँ है फोक डांस, क्योंकि ये पुलिकली फोक डांस है, ठीक है। और ये जो आपको कर्नाटका की बताई मैंने, पुलिवेशा, ये भी वहीं की है फोक डांस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एमपॉक्स के बारे में आई हुई है कि केसेस कंफर्म हुई हैं केरला की कुछ इंडिविजुअल में। तो एमपॉक्स के बारे में बहुत देखा है हमने, अब न्यूज़ में है तो देखना ही है इसे दोबारा, तो देख लेते हैं जल्दी से। तो इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो ह्यूमन और अदर एनिमल्स, यानी एनिमल्स दोनों में होती है। सिम्टम्स क्या होती है, तो रैशेस हो जाती है जो बाद में ब्लिस्टर की फॉर्म ले लेती है। यूजुअली अगर कम इन्फेक्शन रही कोई इंडिविजुअल में तो ऑटोमेटिकली कुछ हफ्तों में वो रिकवर कर लेते हैं। अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रीटमेंट ज़रूरी होगी। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो अगर इन्फेक्टेड स्किन के कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में, या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, राइट। यहाँ तक कि सेक्सुअल कांटेक्ट में भी एम्पॉक्स फैलती है, राइट। स्किन सेक्सुअल कांटेक्ट में तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होंगे, राइट, इसीलिए ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी होती है। अब अभी तक आप देख सकते हैं कि इसकी वैक्सीन नहीं है, पर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ही इसमें यूज़ की जा रही है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है, सेम एज डेंगू, ठीक है। एम्पॉक्स का एंडेमिक है तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में। याद रखनी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, चेंज करके यूपीएससी पूछ सकती है। और नेचुरल रिजर्वायर इसमें सस्पेक्ट की गई है, जो कुछ स्पीसीज हैं मैमल्स की उसमें। हालांकि मंकी पॉक्स नाम है, पर मंकी पॉक्स से हम ये नहीं इसे कह सकते कि ये मंकी से ही होती है, आप याद रखनी है। नेचुरल रिजर्वायर सस्पेक्ट की गई है कुछ मैमल स्पीसीज में। पहली केसेस ह्यूमन में देखी गई है, कहाँ, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, डीआरसी में 1970 में। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, चेंज हो सकती है यूपीएससी के द्वारा और पूछी जा सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में ये अब आर्टिकल आई हुई है कि उन्हें अच्छे से वर्क करना चाहिए स्टेट्स में, ताकि जो फिनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अच्छे से हो पाए। तो अब आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे प्रीलिम्स के लिए, फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, इसे देखेंगे। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के द्वारा इसे लाई की जाती है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, याद रखनी है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा ये कंस्टिट्यूट होती है हर 5 ईयर में, या उससे पहले भी ये कंस्टिट्यूट हो सकती है अगर प्रेसिडेंट को अगर नेसेसरी लगे तो। फाइनेंस कमीशन को में कौन कौन से मेंबर हैं, तो चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। याद रखनी है, इसमें चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, यानी टोटल 5 मेंबर बॉडी है, ठीक है। अब ये होल्ड करते हैं ऑफिस प्रेसिडेंट, जब तक स्पेसिफाइड करते हैं तब तक करते हैं, ठीक है। और एलिजिबल भी रहते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब और डिटेल्स देखेंगे। 4 जो अदर मेंबर्स है उन्हें कैसे, कौन सी क्राइटेरिया पे अपॉइंट किया जाता है, तो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, या क्वालिफाइड होने चाहिए हाई कोर्ट के, ठीक है। एक पर्सन के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए फिनेंस या गवर्नमेंट की जो अकाउंट्स है उसमें। एक पर्सन के पास वाइड एक्सपीरियंस होनी चाहिए फिनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में। और एक और जो पर्सन रहेंगे 4 मेंबर्स में से, उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जिस पे 4 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये रिकमेंडेशन देती है, तो आपको याद रखनी है ये एडवाइजरी नेचर में है,
और ये जो भी रिकमेंडेशन देती है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट को उन्हें माननी ही है। चाहे तो गवर्नमेंट जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसे मान भी सकती है या उसे नहीं भी मान सकती है या उसमें कुछ चेंजेस करके भी मान सकती है, ठीक है, क्योंकि एडवाइजरी नेचर में आपको याद रखनी है। अब काम क्या क्या करती है, तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है प्रेसिडेंट को कौन कौन से मैटर्स पे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्सेस की अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें, या ग्रांट इन यानी ग्रांट अगर कोई देनी होगी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अब कहाँ से वो देती है, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, उस पर ये डील करेगी। या मेजर्स ये प्रोवाइड कर या बताने की कोशिश करेगी ताकि कंसोलिडेटेड फंड जो है वो बढ़े और स्टेट्स अच्छे से सप्लाई कर पाएँ उस कंसोलिडेट फंड से पैसे पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ को। ये जो कंसोलिडेट फंड है ये स्टेट वाली कंसोलिडेट फंड की बात की जा रही है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये क्या करती है, तो कोई सी भी ऐसी मैटर होगी जिस पे प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन चाहिए होगी, एडवाइस चाहिए होगी, उस पे भी ये देखेगी। तो ये चार पर्टिकुलर आप कह सकते हैं चीज़ें हैं जिस पे फाइनेंस कमीशन फोकस या वर्क करती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के बारे में पर्टिकुलर आर्टिकल आई है जहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉइंट आउट करके बताई गई थी कि ये पर्टिकुलर क्या बॉडी कर रही है, क्या कमी थी इनकी, ये सारी चीज़ें थी कवर्ड। तो हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, WHO। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ों में है, तो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ में ये कंसर्न रहती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, याद रखनी है। 6 रीजनल इसकी ऑफिसेज भी हैं और 150 इसकी फील्ड ऑफिसेज भी हैं। ये एज अ जनरल याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि इसकी कोई रीजनल या फील्ड ऑफिसेज नहीं है वर्ल्ड में अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, ऐसा करके स्टेटमेंट आ सकती है। WHO कब इस्टेब्लिश हुई है, तो 1948 में हुई है। और WHO को कौन गवर्न करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो गवर्न करती है WHO को, जिसमें 194 इसके मेंबर्स होते हैं, आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। जब लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुई थी 1920 में, ठीक है, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई है जहाँ पर्टिकुलर मीटिंग होने वाली है ट्रम्प के साथ मोदी जी की, ठीक है। अब ये ऐसी ही एज अ जनरल मीटिंग है, आपको याद रखनी है। इस आर्टिकल में तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जैसे कि क्वाड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, तो इसे हम देखेंगे, ठीक है। यूपीएससी हमसे प्रीलिम्स में पूछ सकती है क्योंकि अब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है कि टैरिफ्स जो भी है वो कम लगे इंडिया पे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। अब टैरिफ्स क्या होती हैं, तो ये एक टाइप की टैक्स है, ठीक है, जो पे करती है एक कंट्री दूसरी कंट्री को जहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है कंट्री में, तो ये होती है टैरिफ्स। अब ये जीएसपी जो है ये अलग है मोस्ट फेवर्ड नेशंस वाली जो कॉन्सेप्ट है WTO में, उससे अलग। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि जितने भी मेंबर्स हैं WTO के, अगर वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव टैरिफ्स को लेके नहीं कर सकती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, अब वहाँ हम कर रहे हैं तो वहाँ हम टैरिफ्स कम रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंडली कंट्री है, राइट, अच्छी रिलेशंस है। पर उसके सामने अगर हम देखें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से अच्छी हमारी फ्रेंडशिप नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम ज़्यादा वहाँ पे टैरिफ चार्जेस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस वाली कॉन्सेप्ट WTO के द्वारा लाई गई है। ये एक पर्टिकुलर टाइप की एग्रीमेंट है, ठीक है, जहाँ एक कंट्री पर्टिकुलर कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ्स को लेके नहीं कर सकती है। तो वो दोनों जो रूल्स हैं ये WTO के परव्यू में ही आते हैं, चाहे GSP हो या MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब आपको याद रखनी है कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस किसके द्वारा ये लाई गई है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि ये है क्या जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अगर चाहे तो यूपीएससी डायरेक्टली पूछ भी सकती है कि डिफरेंसेस के बीच में पूछ ले मोस्ट फेवर्ड नेशन और जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के बारे में, या पूछ ले कि ये पर्टिकुलर है क्या, जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसा करके यूपीएससी ने तो पूछ लिया। पर एज अ जनरल आप कह सकते हैं कि डिफरेंस के बीच में
आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये एक आर्टिकल आई है इंदस वाटर से लेकर, ठीक है, क्योंकि इंदस वाटर ट्रीटी को हम देखेंगे क्योंकि अभी थोड़ी सी इश्यूज चल रही हैं दोनों कंट्री के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर। तो इंदस वाटर ट्रीटी, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेगोशिएट कौन इसे कर रहा था, किसने किया हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक ने इसे किया हुआ है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से वाटर जो अवेलेबल है इंदस रिवर सिस्टम की, वो या उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया जा सके। अभी साइन कहाँ हुई है, तो याद रखिए कराची में हुई थी 1960 में। अब इस ट्रीटी में क्या है, तो ईस्टर्न जो रिवर्स हैं, ब्यास, रवि, सतलज, BRS, ये इंडिया को इसकी कंट्रोल दी गई है वाटर यूजेस पे, आपको याद रखनी है ब्यास, रवि, सतलज। और जो वेस्टर्न रिवर हैं जैसे कि इंदस, चेनाब, झेलम, ICJ करके आप याद रख सकते हैं, जो इंडिया में लोकेटेड है, पर इनकी कंट्रोल, वाटर की कंट्रोल किसे दी गई है या राइट्स किसे दी गई है, तो वो दी गई है पाकिस्तान को। तो इसी वाटर शेयरिंग के बीच में दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होती है, और बहुत समय से जब से ये बनी है उससे तो अब तक ये ट्रीटी में कम ज़्यादा डिस्प्यूट हमेशा देखी गई है, ठीक है। तो अब इस ट्रीटी को हमने देख लिया, यही पर्टिकुलर इस आर्टिकल में थी। अब हम रिवर सिस्टम को देख लेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। तो जो आप बस मेरी कर्सर को ध्यान दें, ये इंदस रिवर है सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद कौन आती है, तो ये झेलम रिवर आती है। उसके बाद कौन आती है, तो चेनाब रिवर आती है। उसके बाद कौन आती है, तो ब्यास रिवर आती है, सॉरी रावी रिवर आती है। उसके बाद ब्यास रिवर आती है, फिर सतलेज, ठीक है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में करके इसे याद रखना होगा, इंदस है, उसके बाद कौन है, झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, फिर उसके बाद सतलज। तो अच्छे से आप इसे माइंड मैप बना के आप इसे याद कर लें, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ यूपीएससी पूछ सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये एक आर्टिकल आई है PM आशा स्कीम के बारे में। इसके बारे में थोड़ी बहुत देखेंगे क्योंकि इसकी मैं डिटेल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपके लिए। वहाँ बहुत डिटेल में हमें समझने होगा, और बहुत बड़ी ये स्कीम है। इस लेंदी वाली पर्टिकुलर वीडियो में इसे और ऐड करके मैं और बड़ा नहीं करना चाहूँगा, सेपरेटली इसे देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम ओवरऑल देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षण अभियान, ठीक है, जिसे PM आशा भी कहा गया, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है फार्मर्स को। इसमें 3 कंपोनेंट है। जो एम क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और जो कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है उसे कम करना, ताकि फार्मर्स की जो सिक्योरिटी है उसे इंक्रीज किया जा सके और उसे सिक्योर किया जा सके लॉन्ग रन में। अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम PDPS, और द पायलट ऑफ द प्राइवेट प्रिक्योरमेंट एंड स्टॉकलेस स्कीम यानी PPS। तो ये तीनों पर्टिकुलर स्कीम है, इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो सेपरेट वीडियो में हम देख लेंगे। अभी ओवरऑल हमें पता हो गया कि ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है, इसकी कंपोनेंट क्या है, और अनाउंस कब हुई थी, तो यूनियन बजट 2018 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो फार्मर्स की बात की जाए तो जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है ये। तो यहाँ हमने बेसिक चीज़ देखा। अब हम थोड़ी और डिटेल्स देखेंगे इसके सेपरेट वीडियो में, क्योंकि यूपीएससी अगर डिटेल में पूछेगी तो उसे भी हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। पर ओवरऑल क्वेश्चन प्रीलिम्स की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर आई है न्यूज़ जहाँ चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी की जा रही है, ठीक है। उसके लिए कुछ अलोकेशन फंड्स किए गए हैं और यूनियन कैबिनेट के द्वारा उन्हें अप्रूव किया गया है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में गगनयान मिशन के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है, और चंद्रयान 4 मिशन के बारे में मेंशन है, ठीक है, और एक स्पेस क्राफ्ट के बारे में भी बात की गई है जो वीनस की ऑर्बिटल में सेंड की जाएगी। हम देख लेंगे गगनयान के बारे में, चंद्रयान के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब हम गगनयान के बारे में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मिशन के हेल्प से हम बाद में इंडिया की खुद की स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसे हम देखेंगे। तो ये इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसमें 3 क्रू मेंबर्स को लॉन्च किया जाएगा 400 किलोमीटर की जो ऑर्बिटल है वहाँ पे। और ये 3 दिनों के लिए इस ऑर्बिटल में रहेंगे, फिर बाद में उन्हें सेफली इंडियन सी ओशन में इन्हें लैंड करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये गगनयान मिशन कौन सी रॉकेट से कंडक्ट की जाएगी, तो LV-M3 रॉकेट से। और एम क्या है गगनयान मिशन की, तो एम यही है कि इंडिया की खुद की स्पेस स्टेशन फ्यूचर में हम बिल्ड कर सकें। और जो चंद्रयान मिशन है 3
कब लॉन्च हुई थी, 2 कब लॉन्च हुई थी और 1 कब लॉन्च हुई थी, ये सब डिटेल्स आपको याद रखनी होगी। और गगनयान 3 में क्या क्या कंपोनेंट हैं ये आपको याद रखना होगा। हालांकि मैंने ये बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, उम्मीद करूंगा कि आपने उसकी नोट्स बनाई होगी, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर गगनयान के बारे में, सॉरी, चंद्रयान के बारे में अगर आगे न्यूज़ आती है तो वहाँ मैं एक बार दोबारा कवर कर दूंगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पेस स्टेशंस आर एक्टिव एज ऑफ नाउ। तो कितने सारे स्पेस स्टेशंस हैं जो अभी एक्टिव हैं, ये आप गूगल करें और मुझे इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी क्यूरोसिटी आपकी बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक अनआर्म्ड व्हीकल के बारे में न्यूज़ आई है कि जो इंडिया नेवी है, इन्होंने इसे लीज पे लिया है। क्यों लिया है? ताकि चाइना की कोस्ट में इससे अच्छे से मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। आपको याद रखनी है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है MQ-9A हाई एटीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, ठीक है। या MQ-9 रिपर या प्रीडेटर बी, ये 3 नाम हैं, आपको अच्छे से याद रखना होगा। ये क्या है, यूपीएससी वन लाइन स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है। अब प्रीडेटर बी या MQ-9 रिपर ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसा करके आ सकती है, ठीक है। तो याद रखनी है कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और कौन सी कंट्री की है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। द हिंदू में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर न्यूज़ है जहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि इसराइल को वापस पुल बैक कर लेना चाहिए, ताकि जो पैलेस्टीन की जो टेरिटरी है जिसे वो कब्जा कर रही है वो एथिकल नहीं है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी। अब हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है यूनाइटेड नेशन की, आपको याद रखनी है। काम क्या करती है? तो पॉलिसी मेकिंग हो या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करना हो, वो सारी चीज़ें, या रिप्रेजेंटेटिव ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। अब ये UNGA क्या रिस्पॉन्सिबल है किन किन चीज़ों में? तो यूनाइटेड नेशन की जो बजट है उस चीज़ में अपॉइंट अगर करनी होगी नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, उसके लिए, या सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन जनरल के लिए अपॉइंट करना होगा, वो काम करेगी। या रिपोर्ट्स लेती है जितने भी यूनाइटेड नेशन के सिस्टम है उसमें, या रिकमेंडेशन भी ये प्रोवाइड करती है रेजोल्यूशन के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आप इसे याद रख सकते हैं। और डिटेल हम देखेंगे। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी? तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर्म कब हुई है? तो 1945 में। और 193 मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, आपको याद रखना है। और ये बहुत न्यूज़ में रहती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वजह से, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इस साथ साथ में एक G4 ग्रुप के बारे में भी आपको बताई थी, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये दो पर्टिकुलर आमने सामने आर्टिकल आई हुई है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया गया था इसराइल, नॉर्थन इसराइल में, ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल की मौत हो गई। अब इसी के सामने ये है पेजर्स। अब ये पेजर्स यही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ये एज अ वर्क करते हैं बॉम्ब। तो यहाँ क्या कहना कि हंगरी, ताइवान की इसमें कोई सी भी डायरेक्ट लिंक नहीं है कि उनके द्वारा ये पर्टिकुलर बॉम्ब बनाई गई है। और ये किसके द्वारा अटैक की गई है? तो ये हिजबुल्ला, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं लेबनान के, उनके द्वारा इसराइल में अटैक किया गया था, ठीक है। तो हम मैप में देख लेंगे, और कुछ समय पहले भी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर हिजबुल्ला पे न्यूज़ आई हुई थी, जो मैंने आपको बोला कि आगे हम उसे देखेंगे। तो ये है लेबनान कंट्री, यही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं। ये सेम है हमास, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं इसराइल के अंदर, जो गाज़ा वाली एरिया में रहते हैं, राइट। उसी जैसे ये हैं, उसी के जैसे सेम है, ये भी अटैक करते रहते हैं। अब पता नहीं क्या आइडियोलॉजी है इनकी, अटैक करते हैं बस। तो ये थी न्यूज़ में। अब बढ़ते हैं आगे। ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई है जहां चाइना की कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिली ताइवान के आसपास, और जापान के कुछ आइलैंड है उसी के आसपास ये देखने को मिली। तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रही है अभी फिलीपींस और चाइना के बीच में, जापान और चाइना के बीच में, राइट। इसलिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। यहाँ पे कुछ मिसाइल सिस्टम के बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में, जो इम्पोर्टेंट है हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। उसे देखेंगे। और कुछ आइलैंड के बारे में भी मेंशन है, यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो इसलिए उसे भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लुयांग 3 क्लास मिसाइल के बारे में देखेंगे। आपको याद रखनी है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ इस थोड़ी टाइपिंग एरर है, ठीक है। चाइना है ये, ठीक है। तो लुआंग 3 क्लास मिसाइल याद रखनी है, चाइना की ये है, चाइना कंट्री से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कोई जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आइलैंड्स कवर थी, तो ये ताइवान है, ठीक है। ये योनागुनी
आइलैंड याद रखनी है आपको। जापान की आइलैंड है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ताइवान के पास। दूसरी आइलैंड जो कवर थी ये थी इरियो मोट आइलैंड। ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ये भी ताइवान के बगल में है। और ये सेनकू आइलैंड आप देख सकते हैं ताइवान के ऊपर है। तो सेनकू आइलैंड हो, ये डिस्प्यूट ऑलरेडी है चाइना और जापान के बीच में। अब ये भी आइलैंड है तो आपसे पूछ सकती है यूपीएससी कि ईस्ट चाइना में कौन कौन सी आइलैंड लोकेटेड है, कौन कौन सी आइलैंड ईस्ट चाइना सी की पार्ट है, तो याद रखनी है आपको। ठीक है, क्योंकि ईस्ट चाइना सी पे आपको पता होगा चाइना बहुत ज़्यादा ही दबदबा बनाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है ये तीनों आइलैंड को लेकर। अब बढ़ते हैं आगे। अब यूक्रेन के द्वारा कुछ पर्टिकुलर मिसाइल से अटैक किया गया था रशिया में, आपको पता होगी। और ये तो न्यूज़ में चल ही रही है कि दोनों कंट्री के बीच में बहुत अटैक हो रही है। तो कुछ नॉर्थ कोरियन कुछ मिसाइल्स इसमें कवर्ड हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, क्योंकि नॉर्थ कोरियन मिसाइल से ही अटैक किया गया था रशिया में। तो अब हम इस मिसाइल्स की नाम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपीएससी हमसे पूछ सकती है, मिसाइल पूछती ही आई है। और पूछा भी था 2018 में यूएसए और उस टाइम नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन चल रही थी। तो इन दोनों की मिसाइल्स आई हुई थी द हिंदू न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में। पर यूपीएससी ने यूएसए वाली जो मिसाइल्स थी उसके बारे में, थर्ड मिसाइल्स के बारे में पूछा था, ठीक है। पर ये मिसाइल्स के बारे में नहीं पूछा है अभी। तो नॉर्थ कोरिया की दोबारा ये न्यूज़ में, तो हम इसे देख लेते हैं। तो स्कैंडर मिसाइल और टोचकू टोचका सॉरी टोचका यू मिसाइल, ठीक है, याद रखनी है, ये नॉर्थ कोरिया की है। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। आज की न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो स्कैंडर और टोचका यू मिसाइल ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है। तो थैंक यू। आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतनी ही जानकारी थी और बहुत ज़्यादा जानकारी हमने कवर कर लिया है। अगर आपने कुछ सीखा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।